हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान। और कक्षा 10 के विज्ञान में आज हम करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यानी बोर्ड परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। जीव विज्ञान के सभी प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये बायोलॉजी का बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक वन शॉट लेक्चर है। इसमें एक ही लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे हर एक उस क्वेश्चन को जो अब तक पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 सालों में। और एक हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको इस बात का पता होगा कि इससे पहले हम केमिस्ट्री का एक वन शॉट लेक्चर लाए थे जिसमें केमिस्ट्री के सभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जितने भी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सबको हमने डिस्कस किया है एक ही लेक्चर में। और आज का लेक्चर हमारे पास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान के क्वेश्चन। इससे अगला जो लेक्चर आएगा वो भी वन शॉट होगा, उसमें फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के सभी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब इस लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर था उस लेक्चर को जब आपने देखा होगा तो उस लेक्चर में आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो गए थे और आज के लेक्चर में भी 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो लगभग आज के लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर और आज के लेक्चर में कुल मिलाकर आपके 14 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जैसे ही फिजिक्स का लेक्चर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा मत सोचना कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से, ऑब्जेक्टिव के अलावा वेरी शॉर्ट भी इसमें से आएंगे। जैसे ही हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की तीनों वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के इसी तरह वन शॉट लेकर आएंगे, पहले केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का, इस तरीके से वन शॉट आते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। देखो कितनी बार आया, 2024, 23, 22, 20, 19 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? भाई स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसकी जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये चार चीज ही तो चाहिए। तो यहाँ उत्तर हमारा बनेगा डी, ये सभी। तो स्वपोषी पोषण का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये चारों चीज हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है? ये सभी यानी डी। तो आपको डी को गोला करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्ती में ही तो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। वैसे तो आपको पता है कि पौधे का यदि कोई भी भाग हरा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, पर यहाँ पूछा गया है कि जड़ में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पत्ती में होती है या तने में होती है या पुष्प में। तो इन चारों में से सबसे सही ऑप्शन क्या है? पत्ती में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये नोट्स जिनसे आप पढ़ा रहे हो यहाँ हमें कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जिन बच्चों के पास है एप्लीकेशन में नोट्स, जिन्होंने ले रखे हैं या फिर बैच ले रखा है ऑक्सीजन बैच, तो उन्हें मिल जाएंगे ये नोट्स। देखो बेटे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण कौन सा है। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये बात पक्की है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जरूरत है। इसमें भी CO2 और वाटर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और संख्या भी सही है। पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक तो बनता है ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन बनती है और जल के अणु बनते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पर जल के अणु 6, जल के अणु 6 और ऑक्सीजन भी कितनी बनती है? ऑक्सीजन भी 6 ही बनती है। देखो 6 CO2 और 12 H2O। देखो इसमें जो है ना, है तो ये वाली आंसर भी सही, पर इसमें तीर के ऊपर
सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम नहीं दे रखा, इसलिए पहले का उत्तर हम लगा नहीं सकते। हालांकि पहली समीकरण सही है, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बनी और जल, पर इसमें तीर के ऊपर लिख नहीं रखा, तो इसलिए हमारा सही उत्तर सी होगा। सी में बिल्कुल सही है, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू, देखो सूर्य का प्रकाश भी है, पर्णहरिम भी लिख दिया, अब ग्लूकोज बना दिया, 6 जल के अणु और 6 ऑक्सीजन, तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है, सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इससे पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए थे इससे पहले लेक्चर में, वो भी एक वन शॉट लेक्चर था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, 2024 में आया। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें बनती हैं, आपको पता है प्रोटीन तो नहीं बनता भाई, ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है और जल भी, ये सही लग रहा बी। वसा तो नहीं बनती, नाइट्रोजन तो नहीं बनती, जल बनता है। वसा यानी सही उत्तर क्या है हमारा, बी है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ये तीनों चीज बनती हैं। पांचवा क्वेश्चन, तो इसका तो बी सही है। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन भी बनती है, CO2 तो नहीं बनती प्रकाश संश्लेषण में, CO2 तो श्वसन क्रिया में बनती है, जल भी बनता है, ग्लूकोज भी, तो सही उत्तर हमारा क्या है, बी है। 2023 में आया था ये क्वेश्चन, देखो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, 2022, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जल को तो अवशोषित नहीं करता, क्लोरोफिल खनिज लवण को भी अवशोषित नहीं करता, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ही अवशोषित करता है। क्लोरोफिल का मुख्य काम है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल ऑक्सीजन को भी अवशोषित नहीं करता। सातवां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी जल से। हाँ, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है ना, वो जल से प्राप्त होती है, ग्लूकोज से भी नहीं प्राप्त होती और ATP से भी प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आठवां, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं होता। ऑप्शन ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। हाँ भाई, क्लोरोफिल ही तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होता है। नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। नंबर डी, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं होता, तो सही उत्तर हमारा डी है। तो इन्होंने पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती, तो सही उत्तर क्या आया, डी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 9, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में कौन सी क्रिया होती है जिससे वायु प्रदूषण कम होता है, यानी CO2 गैस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, वो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। 10वां क्वेश्चन, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं तो आपको पता है ऐसी तो होती हैं, द्वार कोशिकाएं ऐसी, और ये द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा में, यानी पर्णरंध्र में। तो देखो ये रहा उत्तर, रंध्रों में, तो इसका उत्तर बी सही है। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषमपोषी तो पता है आपको, विषमपोषी उसे कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। फफूंदी, जिसे आप कहते हो फंगस या फुई या कवक, वो तो सफेद रंग का होता है पर हरे रंग का तो नहीं होता, तो ये तो विषमपोषी है। फीताकृमी, फीताकृमी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो भी विषमपोषी है, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। यीस्ट, यीस्ट भी क्या होता है, एक फंगस होता है, एक कवक होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। तो मनी प्लांट तो आपको पता है, मनी प्लांट की बेल देखी होगी, घरों में भी लगा लेते हैं इसे, हरे रंग के इसके पत्ते होते हैं, तो हरे रंग के हैं, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। मनी प्लांट विषमपोषी नहीं है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन को चुनिए। ध्यान से देखना, सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए, विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। हाँ भाई, सही बात है बिल्कुल। नंबर बी, विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। भाई विषम, ये तो गलत है। नंबर, विषमपोषी कहाँ करते हैं प्रकाश संश्लेषण? सी, विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के योग्य होते हैं। बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल गलत। तो सही क्या है? ए। तो इसका उत्तर ये ए होगा हमारा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है 2018। ध्यान रखना इसे। प्रत्येक जबड़े में यानी ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में अग्र चवर्णक होते हैं 2 जोड़ी। कितने होते हैं? 2 जोड़ी। तो सही उत्तर इसका कौन सा गोला करना है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ये तो याद होगा आपके। कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो पाचन की शुरुआत तो मुख से ही होती है। आपको पता है मुख में लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियों से लार निकलती है, लार रस, जिसमें होता है टाइलिन एंजाइम, या फिर आप कह सकते हो सेलाइवरी एमाइलेज, और वो ही पाचन क्रिया को शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं कि हमें भोजन को कम से कम एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है? लो, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, अभी तो बताया मैंने। टाइलिन भी कहते हैं इसे, सेलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, और लाइसोजाइम एंजाइम भी मिलता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइसोजाइम भी मिलेगा इसमें, लाइसोजाइम। तो हमारा सही उत्तर क्या है? डी। ए और बी दोनों, टाइलिन भी होता है और लाइसोजाइम भी होता है। नेक्स्ट अगला, ध्यान रखना, लार में टाइलिन एंजाइम भी होता है और लाइसोजाइम भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्यान रखोगे। ग्रास नली द्वार पर, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना कहलाती है। जो जब आप मुंह खोलते हो ना, आ ऐसे बोलते हो, तो अंदर से एक एक लटका रहता है पत्ती जैसा, उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है घाटी ढापन, या एपिग्लोटिस भी बोलते हैं उसे, घाटी ढापन। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है? यकृत लार तो स्रावित नहीं करता। अग्नाशय रस अग्नाशय स्रावित करता है। लार, लार ग्रंथियों से निकलती है। जठर रस पेट की दीवारों से निकलता है, आमाशय ग्रंथियों से। तो यकृत स्रावित करता है पित्त रस को, जो पित्ताशय में एकत्र होता है और पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। पता है ना इस बात का? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आता है बार बार, 2024 में भी आया, 19 में भी। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा। लीवर का ही काम है पित्त रस को निकालना, और वो पित्त रस फिर पित्ताशय में एकत्र होता है और वहां से पित्त नली के द्वारा समय समय पर हमारे ग्रहणी में, जो एक पाचन नली या भोजन नली का हिस्सा है आहार नाल का, उसमें आता रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पित्त का निर्माण होता है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया 2015 और 23 में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कभी सोचो पित्ताशय में, पित्ताशय में पित्त इकट्ठा होता है। पित्त रस कह दो या पित्त कह दो या बाइल जूस कह दो या बाइल कह दो, एक ही मतलब है इन सारी बातों का। नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लाइकोजन। कैसे बनता है? जो हमारे खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में इकट्ठा किया जाता है। ये सारी बातें सिखा रखी हैं आपको फ्रेश लेक्चर्स में, कि जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहाँ इकट्ठा किया जाता है? लीवर में, यकृत में। और इस काम के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन, जो अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है आपने, तो इसलिए ध्यान रखना कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किससे बनता है?
जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। तो जिस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, यानी अग्नाशय की, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नहीं निकलता, उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज़्यादा हो जाती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर होता ही नहीं है, और जब खून में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो वो फिर मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं शुगर की बीमारी, या डायबिटीज, या मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अग्नाशयी रस के संबंध में सत्य कथन है। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस तो आपको पता है अग्नाशय से निकलता है और ग्रहणी में जाता है। जैसे पित्त रस यकृत से निकलकर पित्ताशय में इकट्ठा होता है और ग्रहणी में जाता है पित्त नली के द्वारा। तो अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है। इन्होंने कहा कि अग्नाशयी रस के बारे में कौन सी बात सही है? ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। बिल्कुल गलत। ट्रिप्सिन, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पर लाइपेज का काम है फैट यानी वसा को पचाना। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज पचाता है किसे? वसा को। ट्रिप्सिन पाइसीकृत वसा और लाइपेज प्रोटीन को पचाता है। उल्टा लिख दिया। यदि ट्रिप्सिन प्रोटीन तो यहाँ लिख देते और पाइसीकृत वसा को लिख देते वहां, तो ये सही हो जाता हमारा आंसर। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा को पचाते हैं, नहीं, गलत। ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज पाइसीकृत वसा को पचाता है, तो सही उत्तर डी है। ध्यान रखना, अग्नाशयी रस में जो ट्रिप्सिन निकलेगा एंजाइम, उसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और जो लाइपेज होता है उसका काम वसा को ही पचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार। वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम का काम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। आपको बताया था उपापचय में जो बनने की क्रिया होती है उसे तो कहते हैं उपचय, और जो टूटने की क्रिया होती है उसे कहते हैं अपचय। तो देख लो यहाँ अपचय कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। अपचयी अभिक्रियाएं यानी टूटने वाली अभिक्रियाएं। जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट रहा है। बनना, बनना तो होता है उपचयी अभिक्रिया, और टूटना होता है अपचयी अभिक्रिया। और जब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम कुल मिलाकर कहते हैं तो उसे कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उपचयी अभिक्रिया बनने वाली अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया बिगड़ने वाली अभिक्रिया यानी टूटने वाली अभिक्रिया। टूटने वाली अभिक्रिया ये होती है जिसमें सरल अणु प्राप्त होते हैं जटिल अणुओं के टूटने से। नेक्स्ट, रसांकुरों में, रसांकुर तो पता है आपको, विलाई कहते हैं जिसे, विलाई। हमारी छोटी आंत में अंदर की तरफ उंगलियों जैसे जो उभार होते हैं उन्हें हम कहते हैं रसांकुर या विलाई। रसांकुर में वसा यानी वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, अक्षीर वाहिनियों द्वारा। अक्षीर वाहिनियों द्वारा, इनके द्वारा, अक्षीर वाहिनियों द्वारा। नेक्स्ट, ये याद रख लेना बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चर्म दाह या पेलाग्रा। चर्म माने चमड़ा, दाह माने जल जाना, जिसमें ऐसा लगता है कि स्किन जल गई हो, इस रोग को हम पेलाग्रा भी कहते हैं। इसमें ऐसी पपड़ियां सी जम जाती हैं पूरी त्वचा पर, ऐसा लगता है जैसे धरती में पानी की कमी हो जाती है तो धरती फट जाती है ना, उसमें बहुत अलग अलग तरह से टुकड़े से हो जाते हैं, ऐसे ही स्किन के ऊपर हो जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं चर्म दाह यानी चमड़ा जल गया हो या पेलाग्रा। रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ध्यान रखना, विटामिन B5 की कमी से होता है पेलाग्रा। किसकी कमी से? विटामिन B5 की। विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब इन्होंने कहा कि इसमें क्वेश्चन में कि आपको जोड़े बनाने हैं, इनके जोड़े बनाने हैं, जोड़े। ठीक है बेटे, क्या बनाने हैं? जोड़े। चलो देखो जोड़े बनाते हैं। तो इन्होंने कहा एमाइलेज,
एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद है पित्त लवण। पित्त लवण, पित्त रस जो निकला वो लिपिड्स को पचाता है। उसके बाद है रेनिन। रेनिन का काम होता है, रेनिन दूध को पचाने का काम करता है, दूध वाली प्रोटीन को। और उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन का काम तो प्रोटीन को पचाना है। ये बनेगा सही उत्तर। इसका क्या है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये आ गया देखो, 3 4 2 1। सही उत्तर ए है हमारा। सही उत्तर क्या है, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं कथन। कथन ए दिया, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। उसके बाद इन्होंने कहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान सजीव कोशिका में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही। अर्थात शर्करा का निर्माण एक रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। तो ए भी सही है और उसका कारण आर भी सही है। और आर जो है यानी कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, सही। तो हमारा उत्तर बनेगा ए। ये आप ए पे गोला करके आओगे। कल भी इससे पहले लेक्चर में ये सारी बातें सिखाई थी कि ए का मतलब क्या होता है, जब पहला कथन सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर पा रहा है, तो ए चुनना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। और जब हो ये सही है ये भी सही है पर कारण कथन की व्याख्या ना कर रहा हो, तो उत्तर देना है बी, ठीक है। और यदि कथन सही है कारण गलत है तो उत्तर देना है सी। और यदि कथन गलत है कारण सही है तो उत्तर देना है डी। तो हमारे तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण ने कथन की सही व्याख्या करी, तो इसलिए हमने उत्तर ए दिया। यहाँ उत्तर क्या दिया, ए। नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखना। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा चैप्टर है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं। 2024 क्या कहते हैं, श्वसन। ऑक्सीजन जब हमने प्राप्त करी, वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में गई और कोशिकाओं में जाकर उसने ग्लूकोज का क्या करा, दहन, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। इस घटना को हम क्या कहते हैं, श्वसन। नेक्स्ट श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए रिक्त स्थान होते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही तो होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकृत होते हैं वे पदार्थ। तो उत्तर कौन सा है हमारा, ए, ऑक्सीकृत होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया के दौरान। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि श्वसन क्रिया ये होती है कि हमने सांस खींच लिया और छोड़ दिया, खींच लिया और छोड़ दिया, और आपको सिखा रखा है कि वो है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। वो तो सांस लेना है। श्वसन क्रिया तो वास्तविकता में कोशिकाओं में होती है। जब ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है हमारे ब्लड के द्वारा, क्योंकि ब्लड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप कहते हो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आई है उसके साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, इसका मतलब हीमोग्लोबिन ने फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ दिया। ऑक्सीजन को पकड़कर वो कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में बांटने जाएगा। और उसी ब्लड ने छोटी आंत से पचे हुए खाने को भी उठाकर कोशिकाओं में बांट दिया था। तो हमारी कोशिकाओं में डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज पहले से उपलब्ध होता है, और हमारी कोशिकाओं में फिर ब्लड लेकर गया ऑक्सीजन। तो वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। वो क्रिया बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसकी जस्ट अपोजिट। और इस क्रिया में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा बनती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी बनती है, जिसे खून वापस ले आता है फेफड़ों में छोड़ने के लिए, फिर हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो वास्तविकता में श्वसन क्रिया कोशिकाओं में होती है। देखो किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है बेटे ऑक्सी श्वसन से। कौन से श्वसन से, ऑक्सी श्वसन से। नेक्स्ट कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है,
यानी कोशिकाओं में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी होती है, किस रूप में इकट्ठी होती है, एटीपी के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 19, 22, 24 किस रूप में इकट्ठी होती है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये कहाँ इकट्ठा होता है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह। नेक्स्ट, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को याद होगा, 38 एटीपी। ठीक है, जब ग्लूकोज के एक अणु का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा तो कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। नेक्स्ट, एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण ऑक्सी श्वसन में तो होता नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता, किण्वन में होता है, किण्वन में एल्कोहल का निर्माण होता है, किण्वन में, जिसे आप कहते हो इंग्लिश में फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही एल्कोहल का निर्माण होता है या किण्वन प्रक्रिया से। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 के बाद आया नहीं, ध्यान रखना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है बेटे कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रेब्स चक्र होता है, ध्यान रखना। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। तो 2 एटीपी अणु बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। कितने बनते हैं, 2 एटीपी अणु। टोटल कितने बनने हैं, 38। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, 2। नेक्स्ट, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। 2024 में ही क्वेश्चन आया 2 तरीके से। और ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में और पाइरुवेट के विखंडन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देख लें कौन से सही हैं। पहला, पाइरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है, बदला जा सकता है। नेक्स्ट, वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, बिल्कुल गलत। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन कहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया और किण्वन का क्या संबंध है। नेक्स्ट, किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, ये बिल्कुल सही है। किण्वन अवायवीय श्वसन का रूप है, तो पहला और चौथा सही है हमारा, पहला और चौथा। ये देखो सी में पहला और चौथा, तो सही उत्तर आप कौन सा गोला करोगे, सी। कौन सा गोला करोगे, सी करोगे गोला। नेक्स्ट, कौन सा गोला भरना है, सी। नेक्स्ट, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। अंतः श्वसन के दौरान वायु कहाँ से कहाँ जाएगी, नासा द्वार से कंठ में, नासा द्वार से कंठ में, फिर ग्रसनी में, फिर श्वास नली में, फिर फेफड़े में। अच्छा, उसके बाद नासा मार्ग से नासा द्वार में मार्ग के बाद द्वार, फिर श्वास नली, फिर ग्रसनी, फिर कंठ कूपिकाओं में। कंठ कूपिकाएं कहाँ से आ गई भाई हैं। उसके बाद पहले कह रहे कि सीधी जो हमारी हवा है वो सीधी कंठ में जाएगी, गले में, यानी मुंह से सांस लेंगे हम, और मुंह के बाद गले के बाद जाएगा नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर फेफड़े में। फिर बताया इन्होंने नासाद्वार, नासाद्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, और श्वास नली से कूपिकाएं। अब बिल्कुल सही है ये डी। तो सही उत्तर इसका डी है, ध्यान रखना इस ऑर्डर को, इस क्रम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली है। मतलब कौन सी ऐसी झिल्ली है, यानी मेम्ब्रेन है, जो नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु का ताप भी मेंटेन रखती है और उसे थोड़ा नमी युक्त भी रखती है, जिससे घर्षण बल ज्यादा ना लगे। कौन सी है बेटे, ध्यान रखना, श्लेष्म कला। श्लेष्म कला, हमारा जो नासा मार्ग होता है ना, जो हमारा नासा मार्ग का मतलब नाक के अंदर से थोड़ा सा वो जो है मॉइस्चर होना जरूरी है। श्लेष्म कला जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जो नजला जुकाम होने पर बहुत ज्यादा बन जाता है,
उसका होना जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, कम। श्लेष्म कला जो है उसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है जो आने वाली हवा के ताप को भी नियंत्रित रखता है और उसकी नमी को भी। यदि ताप और नमी को नियंत्रित ना रखा जाए ना, तो वो हवा हमारे जितना भी श्वास का रास्ता है उसमें घर्षण बल पैदा कर देगी और उससे हमारी श्वास नली को दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, इसलिए उसका होना जरूरी है। नेक्स्ट, क्या कौन सी कला थी? श्लेष्म कला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प कंठ यानी ध्वनि पेटिका के बारे में गलत है? कौन सा विकल्प ध्वनि पेटिका के बारे में यानी कंठ गले के वॉइस बॉक्स के बारे में गलत है? यह एक अस्थिल पेटिका है। अस्थिल का मतलब हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो हड्डियों से बना हुआ नहीं, अस्थि से नहीं, उपास्थि से बना हुआ। उपास्थि आपको पता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? अस्थि और उपास्थि। अस्थि तो ऐसी होती है जिसे आप मोड़ नहीं सकते, और उपास्थि ऐसी होती है जिसे आप मोड़ सकते हो। देखो ये मेरा कान है ना, मैं इसे मोड़ पा रहा, और जब आप टच करोगे ऐसा लगेगा हार्ड है, हड्डी सी है। मतलब मेरा कान नहीं टच करना आपको, आपको अपना ही कान टच करना। अपना कान टच करके इसे ऐसे मोड़ के देखो, ये मुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे भी लचक इसमें है। तो उपास्थि में ज़्यादा लचक होती है, और हमारा जो गला है इसमें जो अंदर का सिस्टम है जो बोलने का वॉइस बॉक्स, जिसे आप कह सकते हो ध्वनि पेटिका या कंठ, वो उपास्थि का ही बना है। और ये कह रहे अस्थि का बना हुआ है, हड्डी का थोड़ा ही है, वो तो उपास्थि का है। तो ये बात तो इन्होंने क्या कहा था? गलत। गलत तो यही है भाई, ग्लोटिस लेरिंग्स में खुलती है। ठीक है, भोजन निगलते समय ग्लोटिस एपिग्लोटिस से ढक जाता है जो भोजन को लेरिंग्स में जाने से रोकता है। बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। तो यहाँ गलत तो सिर्फ ए है, तो आपको ए को काला करना है। किसे काला करना है? ए को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? इसे आप याद रखोगे, श्वास नली की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर श्वास नली की लंबाई होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ऐसे हैं ना, याद करने वाले ही ना याद रखना। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के मैं लेक्चर आपके सामने लाऊंगा, 3 लेक्चर लाऊंगा पूरी किताब के। इन्हें बार बार हाई स्पीड पर देखते रहना जिससे आपका रिवीजन होता रहे, ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है, मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है सी आकार की अस्थि। ध्यान रखना, सी आकार की उपास्थि होती है, उपास्थि। सी आकार की उपास्थि, अस्थि नहीं उपास्थि। सी आकार की उपास्थि होती है। ठीक है, उपास्थि तो पता है आपको, उसमें लचक होती है ज्यादा, अस्थि में लचक नहीं होती है। अस्थि माने हड्डी, उपास्थि को आप उपास्थि कह सकते हो, कार्टिलेज भी कह सकते हो। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? सबको पता है फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 2 होती है फेफड़ों की संख्या। नेक्स्ट, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुफ्फुस गुहा जो है उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, उसका क्या काम है? फेफड़ों की सुरक्षा, हाँ जी है। फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना बनाना, हाँ जी है। फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर इसका डी है। ये सारे काम करता है तरल पदार्थ जो भरा रहता है हमारे सांस लेने के पूरे रास्ते में। नेक्स्ट, फेफड़ों के अंदर उनकी दीवारों पर दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? ये सबको याद होना चाहिए। बाएं फेफड़े में तो 2 हिस्से होते हैं, दाएं में होते हैं 3, तो सही उत्तर क्या है? 3 है। बाएं फेफड़े में 2 पार्ट, 2 लोब होते हैं, दाएं में होते हैं 3। ये तो बात आपको 6ठी 7वीं 8वीं में भी सिखा दी जाती है। मानव में गैसों का आदान प्रदान में होता है, तो गैसों का आदान प्रदान बेटे कूपिका में होता है, कूपिका। कंठ में, गले में नहीं होता गैसों का आदान प्रदान, श्वास नली में नहीं होता, ब्रोंकाई में नहीं होता, कूपिका में होता है। किस में होता है? कूपिका में। फेफड़ों में पाई जाती हैं कूपिकाएं, जहां गैसियस एक्सचेंज होता है। वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है? वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है? इसे याद रख लेना। वायु कोश बनता है शल्की उपकला से, शल्की उपकला से। इसे शल्क कहते हैं, जो बाल जैसी संरचना जिनके ऊपर हो। ठीक है, बाल जैसी संरचना, शल्क माने बाल। उसके बाद या
सल की उपकला से। चलो देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन की जिम्मेदारी है कि वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाएगा, तो श्वसन क्रिया में इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो समझ जाओ हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है श्वसन क्रिया में ही, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका, वो श्वसन क्रिया में ही है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है फेफड़ों के चारों तरफ आ जाता है, ब्लड का एक पार्ट है ना, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के चारों तरफ ब्लड आ जाएगा, और ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों में तो सारी गैस आई, नाइट्रोजन भी आई, ऑक्सीजन भी आई, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जितनी गैस हवा में है जब हम सांस लेते हैं सारी गैस हमारे फेफड़ों में भरती है। उन सभी गैसों में से वो एक गैस को छांटता है, ऑक्सीजन को। कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छांट ली, और छांटने के बाद उसने ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाया? कोशिकाओं में। और फिर उस कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का क्या करा? ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बना? एक तो बना एटीपी, ऊर्जा बनी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जलवाष्प बनी। जो काम की चीज है उसे रखेंगे, काम की नहीं है वापस भेज देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वसन के लिए सही है? कौन सा कथन श्वसन के लिए सही है? ध्यान से देखना है, कौन सा कथन श्वसन के लिए सही है। अंतः श्वसन के समय पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं। बिल्कुल गलत। डायाफ्राम ऊपर उठता है। अंतः श्वसन, जब आप अंतः श्वसन का मतलब ये कह रहे हैं नी श्वसन, एक तो होता है नी श्वसन, एक निहि श्वसन। जब आप सांस खींच रहे तो पसलियां तो बाहर को निकल रही, फिर उसके बाद कूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अंतर्गत कूपिका वायु से ऑक्सीजन रुधिर में फैलती हैं, वायु से ऑक्सीजन रुधिर में फैलाती हैं, और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका वायु में जाती है, कूपिका वायु में जाती है। ये तो सही लग रहा भाई, ये तो सही लग रहा। कूपिकाओं से तो गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक संबंध रखते हैं। बिल्कुल गलत। ये कह रही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा संबंध नहीं रखता, CO2 से रखता है। उल्टी बात बता रहे। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन से ही रखता है ज्यादा संबंध, जब तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। नेक्स्ट, गैसों के आदान प्रदान के लिए कूपिकाएं सतह की जगह को बढ़ाती हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सके। बिल्कुल सही। तो दूसरा और चौथा सही है इसमें। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा कहाँ है? ये रहा दूसरा और चौथा। डी हमारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखे हैं इन्होंने। ए, यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी का उपयोग बेकिंग उद्योग में किण्वन के लिए किया जाता है। बेकिंग उद्योग में किसके लिए किया जाता है? किण्वन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किण्वन के लिए किया जाता है। किण्वन के दौरान उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड प्रसार द्वारा ब्रेड के आटे को फूलने देती है। हाँ बिल्कुल सही भाई। कार्बन डाइऑक्साइड किण्वन की क्रिया में जो निकलती है ना, तो जहां जहां से होकर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है बाहर निकलने के लिए, वहां वहां से खोखला कर देती है। आपने देखा जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका बन है, ब्रेड है, बन का मतलब बंद, कुछ बच्चे उसे बंद कहते हैं, कुछ कहते हैं उसे बन। ब्रेड है, पाव है, पाव, ठीक है, पाव के अलावा आपका आपका केक है, और आपके रस्क हैं, रस्क या रस पीस कह दो या पप्पे कह दो। ये सारे अंदर से कैसे होते हैं? छिद्रित। वे छिद्रित क्यों हैं? क्योंकि वे किण्वन की क्रिया द्वारा बनाए गए हैं, और किण्वन की क्रिया में वो जो छिद्र बने वे CO2 के निकल के भागने की जगह थी, वो वहां से CO2 निकल के भागी। तो ये दोनों बातें ही सही है, और कारण भी सही है कथन का। तो हम ऑप्शन ए के ऊपर निशान लगाएंगे, या ए को काला करेंगे। इसे काला करेंगे, ए को। चलो नेक्स्ट। तो ये पार्ट खत्म हुआ हमारा श्वसन का। अब आया रक्त परिसंचरण का पार्ट अगला। लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है, सबको याद रखना है, 120 दिन। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? सबको पता है WBC या श्वेत रुधिर कणिकाओं का ये काम है, जो शरीर में रोगाणु आए
उन्हें खत्म करने का काम WBC का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रुधिर का थक्का बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। रुधिर का थक्का किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी वेश्मों की संख्या होती है 2 अलिंद 2 नीले। तो हृदय में कुल कितने वेश्म होते हैं? 4। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, 5, 14, 20, 23। 4 वेश्म होते हैं ना, ऊपर के 2 अलिंद 2 नीले, बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां नीले दायां नीले। पल्मोनरी शिरा जिसे आप कहते हो फुफ्फुस शिरा, खुलती है या रुधिर लाती है? फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाती है और शुद्ध रुधिर को लाकर कहाँ घेर देती है? बाएं आलिंद में। कहाँ है बायां आलिंद? बायां आलिंद ये रहा, बाएं आलिंद में। देखो हमारा जो हृदय होता है ना, हमारा हृदय, आपको पता है कि हृदय में 4 वेश्म होते हैं, ठीक है। ये तो है दायां आलिंद, ये दायां नीले है, ये बायां आलिंद है, ये बायां नीले है। जो अशुद्ध रुधिर आया वो यहाँ आया दाएं आलिंद में, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से आया। दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आया और वो अशुद्ध रुधिर फिर कहाँ चला जाता है? दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से वो जाता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में। ये हमारे फेफड़े हैं, यहाँ चला गया शुद्ध होने के लिए। और शुद्ध होने के बाद वो कहाँ आ जाता है? यहाँ। यही पूछा था कि कहाँ आता है शुद्ध होने के बाद। ये फुफ्फुस शिराएं हैं जो फेफड़ों से शुद्ध खून को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से वो बाएं नीले में जाएगा और बायां नीले उसे पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि पल्मोनरी शिरा यानी फुफ्फुस शिराओं द्वारा खुलती हैं, कहाँ खुलती हैं? वे खुलती हैं बाएं आलिंद में और शुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं यानी ऑक्सीकृत ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कहाँ आता है? अभी तो पढ़ा था बाएं आलिंद में। कहाँ है बाएं आलिंद? ये रहा बाएं आलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर इसके द्वारा पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। जिस बच्चे ने हार्ट का ये टॉपिक पढ़ रखा है ना, हृदय की संरचना और कार्यविधि, तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हर एक टॉपिक। यदि आप फ्रेश लेक्चर्स में जाओगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से, और उन बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लग रहे होंगे जिन्होंने फ्रेश लेक्चर्स देख रखे हैं। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? दाएं नीले से दायां आलिंद में आया, अशुद्ध रुधिर इकट्ठा हुआ, दाएं नीले में गया, और दाएं नीले से फिर वो कहाँ गया? हो गया शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में, लंग्स में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा फेफड़ों में। फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, और जो नली उसे फेफड़ों में ले जाती है ना, उसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम तो होता है बाएं नीले का, बाएं नीले का, और बाएं नीले से जाती है महाधमनी। महाधमनी महाधमनी शुद्ध रुधिर को बाएं नीले से उठाकर पूरी बॉडी में फैलाती है, ध्यान रखना, महाधमनी। नेक्स्ट, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। अब यहाँ इन्होंने 4 कथन दे रखे हैं हृदय के बारे में, पढ़ लें इन्हें चारों को, ध्यान से देखना आप जरा। पहला, बायां आलिंद, जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़ रखा है वो एकदम पकड़ लेगा कि हृदय के बारे में कौन सी बात सही है। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, गलत। बायां आलिंद प्राप्त नहीं करता है। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजनेटेड रुधिर, शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता ही नहीं है, शरीर के विभिन्न भागों से आता है गंदा खून, जिसे आप कहते हो अशुद्ध रुधिर, ऑक्सीकृत तो है ही नहीं वो। जबकि दायां आलिंद फेफड़ों से वी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। भाई फेफड़े वी ऑक्सीजनित रुधिर क्यों देंगे? फेफड़े गंदा खून क्यों देंगे? दूसरा है बायां नीले, बायां नीले ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि दायां नीले
वी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। बिल्कुल सही, यह बात बिल्कुल सही है। सेकंड। नेक्स्ट, बाएं आलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर, बाएं आलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर, बाएं आलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से वी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा, दूसरा और चौथा सही है? दूसरा और चौथा सही है। देखो, दूसरा और चौथा ये लिखा हुआ है, दूसरा और चौथा। तो सी ऑप्शन को हमें काला करना है, सी को करना है काला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ये तो सबको पता होना चाहिए, 72 से 75 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, 72 से 75 बार। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, ये भी सबको पता होना चाहिए। देखो 2024 में आया, सामान्य रक्तदाब है 120 और 80, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। 120 80, इसे याद रखना, रखोगे याद सब? नेक्स्ट, रक्तदाब नापा जाता है, ये सबको पता है। रक्तदाब हम नापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य करता है, जल और खनिज लवण को। ठीक है, तो जल का संवहन, जैसे जाइलम और जैसे जल, ऐसे याद रख लेना, जैसे जाइलम और जैसे जल। जड़ों ने जो जल और खनिज लवण अवशोषित कराना, उसे पूरे पौधे में पहुंचाने का काम जाइलम का है। जबकि फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनाती हैं, उस भोजन को पूरे पौधे में सप्लाई करने का काम फ्लोएम का है। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के लिए। 2024 चेक करते रहो कब कब क्वेश्चन आए। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? जाइलम द्वारा ही तो होता है। जल व खनिज लवण पूरे पौधे में जो पहुंचता है, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसे याद रखो, जैसे जाइलम जैसे जल। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। फ्लोएम, पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाती है ना, खाद्य पदार्थ, उन खाद्य पदार्थों को पूरे पौधे में सप्लाई करने का काम होता है फ्लोएम का। नेक्स्ट, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के, वसा के, हार्मोन्स के रूप में नहीं, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं? जब वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। भाई जब गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन का तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि ताप बहुत ज्यादा होगा, धूप तेज निकलेगी गर्मियों में, तो ताप जितना बढ़ता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ज्यादा तेज हो जाती है ना। पत्तियों की निचली सतह पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं ना, छिद्र, जिन्हें आप रंध्र कहते हो या पर्णरंध्र, उनसे पानी भाप बनकर निकलता है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और गर्मियों में तेज धूप में ताप ज़्यादा होने के कारण भाप बहुत ज़्यादा निकलती है प्लांट्स में से, जिसकी वजह से प्लांट्स में पानी की कमी हो जाती है और वे मुरझा जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सूची का मिलान करो। भाई दो एनसीईआरटी का सवाल है, सूची का मिलान करना है हमें। करें मिलान, करें मिलान। देखो, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 10 से 13 दिन, ध्यान रखना। और प्लेटलेट्स का 8 दिन होता है जीवन काल, जिसकी कमी आ रही सारी दुनिया में, प्लेटलेट्स घट की। तो ये हुआ 2 1 3, 2 1 3 ढूंढो, 2 1 3, ये रहा 2 1 3। तो बी के काला करना है आपको, बी को काला करना है। फिर आ गया हमारा कथन, कथन वाला क्वेश्चन आ गया। ओई, ऐसा सवाल भी आजकल आने के चांस हैं बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। इन्होंने कहा जो जीव जितना छोटा होता है
उसके प्रति ग्राम वजन एवं उपापचय की दर भी अधिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहा 1 महीने के शिशु में हृदय धड़कन की दर एक वयस्क से अधिक होती है। बिल्कुल सही। पर ये कारण उसका तो नहीं है। मतलब बात तो ए भी सही है, बात तो आर भी सही है, पर जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा, तो हमारा उत्तर ए नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में उत्तर बनता है बी। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? बी बनेगा। बी, जहां भी बी दिखाई देगा उसे गोला कर लेना, बी को गोला। जब कथन भी सही होता है और कारण भी सही होता है, और कथन कारण को जो कारण है वो कथन को सही तरीके से व्याख्या कर देता है, उसकी कारण सही होता है, कथन के लिए सही होता है, तो उत्तर ए बनता है। और यदि कथन भी सही है और कारण भी सही है, पर कारण कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा, कुछ और ही बात बता तो रहा सही बात, पर वो कथन से संबंधित नहीं है, तो उत्तर ऐसी स्थिति में क्या होता है? बी। तो बी उत्तर लगेगा हमारा। नेक्स्ट, यहां कथन है थ्रोम्बिन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही, थ्रोम्बिन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, रुधिर स्कंदन में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी बात सही है। बात तो दोनों सही है, पर ये जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। दोनों बात सही है, तो यहाँ भी उत्तर क्या लगेगा? बी लगेगा। यहाँ भी उत्तर क्या लगेगा? बी। अब अगला पार्ट आ गया, अगला पार्ट, ठीक है। मतलब इसमें कई सारे पार्ट्स हैं ना, जैसे श्वसन, रक्त परिसंचरण हमने पढ़ लिया। तो अब हम बात करेंगे उत्सर्जन वाले पार्ट की। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, उसे आप क्या कहते हो? उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। रिक्त स्थान में नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन नाइट्रोजनी गोलिकाओं के रूप में किया जाता है। तो नाइट्रोजन की गोलियां कौन छोड़ता है? नाइट्रोजन की गोलियां छोड़ते हैं सरीसृप। क्या कौन छोड़ते हैं? सरीसृप। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी घर में देखा होगा कि छिपकली तो सरीसृप होती है ना, छिपकली। छिपकली को देखना, जहां भी छिपकली होगी तो आपको नाइट्रोजन की छोटी छोटी गोलियां, जिसे बीट कह देते हैं, तो सरीसृप करते हैं नाइट्रोजन की गोलियां। हालांकि पक्षी भी ऐसा ही करते हैं, तो ध्यान रखना। सरीसृप तो आप समझते हो, जैसे सांप है, जैसे छिपकली है, जो धरती पर रेंग कर चलते हो उन्हें कहते हैं सरीसृप या रेप्टिलिया। मनुष्य में वृक्क, वृक्क यानी गुर्दे, मनुष्य में वृक्क, गुर्दे कह दो, किडनी कह दो, वृक्क कह दो। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? मनुष्य में वृक्क, किडनी उत्सर्जी अंगी तो है, उत्सर्जन से संबंधित होते हैं वृक्क या किडनी। वृक्क का कार्य क्या होता है? भाई वृक्क का कार्य उत्सर्जन होता है। 2023 में आया, देखो वृक्कों का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। वृक्क पता क्या करते हैं? हमारे खून में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, खून को छानते हैं वृक्क, किडनी या गुर्दे। इनका काम है खून को छानना, और खून को छानकर उसमें से यूरिन को, यानी यूरिया के विलयन को, यूरिन को अलग करना, और फिर वो यूरिन मूत्र के रूप में हम शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो जो मूत्र या यूरिन बनता है वो किडनी या गुर्दों की वजह से ही तो बनता है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, किडनी है। त्वचा तो नहीं है उत्सर्जी अंग, त्वचा मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं है। त्वचा से भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। आपको पता है त्वचा में भी तो तेल ग्रंथियां होती हैं, त्वचा में से भी तो भाप निकलती रहती है, हानिकारक गैस निकलती रहती है त्वचा से। फेफड़े उत्सर्जी अंग हैं, सहायक, क्योंकि एक्स्ट्रा CO2 को में बाहर निकालते हैं। यकृत। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है, होता है। मनुष्य जो है, जो उत्सर्जन में बाहर निकालता है वो क्या है? यूरिया। क्या निकालता है बाहर? यूरिया। ध्यान रखना, यूरिया। क्या निकालता है? यूरिया। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। वो जो हम मूत्र यानी यूरिन निकालते हैं बॉडी से, वो यूरिन यूरिया का जलीय विलयन ही तो होता है। रिक्त स्थान मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? यकृत, लीवर। ध्यान रखना, लीवर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है एक। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, क्लास 11 12 के या बीएससी में बायोलॉजी है उनके पास, उन्हें पता चल रहा होगा कि लीवर जो यकृत है उसका काम है अमोनिया को यूरिया में बदलने का। अब यहाँ सोचता है बच्चा कि सर अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्यों, क्या जरूरत है? हमारी बॉडी में अमोनिया बनती है, पर अमोनिया बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक है, तो इसलिए ज़्यादा हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि यूरिया भी हानिकारक है हमारे लिए, यूरिया भी हानिकारक है। पर हम क्या करते हैं, हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, हमारा लीवर अधिक हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, यूरिया भी हानिकारक है पर कम है, तो इसका आंसर है यकृत। तो यकृत मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है इसके बारे में, जिनके पास बायोलॉजी है 11 12 में या फिर बीएससी में। नेक्स्ट, यकृत संश्लेषित करता है। यकृत किसे बनाता है? यूरिया को, अभी तो बताया। इनमें से तो यूरिया यदि यहाँ ऑप्शन आ जाता यूरिया हटाकर पितरस, तो उत्तर पितरस दे देते। यकृत में ही पितरस बन रहा था जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, और यकृत में ही यूरिया बन रहा जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं हम। तो यकृत यानी लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, और आपको पता है कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि सवाल आता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी यकृत ही है। ग्रंथि माने ग्लैंड। मूत्र निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण अभी बताया, वृक्क में होता है, किडनी में होता है, गुर्दों में होता है। वृक्क में उपस्थित मेड्यूला के पिरामिड वलकुट की किन संरचनाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं? इसे आप याद रख लेना, बर्टीनी के रीनल कॉलम द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। बर्टीनी के रीनल कॉलम द्वारा, याद रख लोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इन लेक्चर्स को देखते रहना हाई स्पीड पर, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, इसलिए कह रहा हूं। नेक्स्ट, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2024, गुर्दा कह दो, वृक्क कह दो, किडनी कह दो, गुर्दे में ऐसी कौन सी चीज है जो जिसका काम है खून को छानने का? वो होते हैं वृक्क नलिका। क्या कहते हैं उसे? वृक्क नलिका कह दो, या वृक्काणु कह दो, या नेफ्रॉन कह दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर है वृक्काणु या नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। वृक्क नलिका का चित्र आपको बनवाया था, ऐसा सा चित्र था, ऐसा लगता था जैसे कोई नाग है और उसने, सांप ने अपना मुंह खोल रखा बाहर से, तो ये ऐसी होती है वृक्क नलिका। नेक्स्ट, वृक्क बना होता है। वृक्क में क्या होती हैं? वृक्क में होती हैं वृक्क नलिकाएं। वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बोमेन संपुट किसका भाग है? बोमेन संपुट ये होता है, बोमेन संपुट मैंने अभी चित्र बनाया था इस तरीके से, ऐसे, और यहाँ इसका मुंह खुला हुआ है। ये खुला हुआ मुंह जो है ना, इसे ही कहते हैं बोमेन संपुट, यानी वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन का या फिर वृक्काणु का भाग है। ये बोमेन संपुट है, ये खुला हुआ मुंह। तो किसका भाग है? वृक्क नलिका का भाग होता है बोमेन संपुट। नेक्स्ट, केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है? इसी में ही एक गुच्छा होता है पतली पतली नलियों का इसके अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ किस में होता है? बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में। यदि बोमेन संपुट की जगह ऑप्शन आ जाता है वृक्क नली, तो वृक्क नली में ही होता है केशिका गुच्छ, वृक्क नली के बोमेन संपुट में होता है। तो बोमेन संपुट ज्यादा सटीक है, इसलिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट, केशिका माने, केशिका तो पता है, केशिका माने सबसे पतली नली, केशिका माने सबसे पतली नली, केशिका ही कहते हैं उसे, कोशिका नहीं कहते। कोशिका तो एक अलग चीज है। केशिका शब्द आया केश से, और केश माने बाल। ऐसी नलियां जो बाल जितनी पतली हों उन्हें कहते हैं केशिका, या इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरीज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद मूत्र निर्माण का हिस्सा है? कौन सा पद मूत्र निर्माण का हिस्सा है? परानिस्यंदन, बिल्कुल होता है, क्रिया में सिखा रखा है।
वर्णात्मक पुनरावशोषण ये भी होता है, वाहिकीय श्रावण ये भी होता है, ये सभी डी ऑप्शन सही है आपका। कौन सा सही है? डी। ये तीनों क्रियाएं होती हैं मूत्र निर्माण की क्रिया में। नेक्स्ट, सहायक उत्सर्जी अंग है। अब देखो, प्रमुख उत्सर्जी अंग तो कौन होता है? प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है कौन? वृक्क। यहां पूछा सहायक उत्सर्जी अंग कौन से हैं? सहायक उत्सर्जी अंग, ठीक है। त्वचा, हाँ जी है, सहायक उत्सर्जी अंग है। फेफड़े भी हैं सहायक उत्सर्जी अंग, यकृत भी हैं सहायक उत्सर्जी अंग, तेल ग्रंथियां भी हैं, तेल ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां भी हैं। ये तो चारों हैं, तो कौन सा होगा? चारों देखो किसमें दे रखे, ये दे रखे चारों, ये सहायक उत्सर्जी अंग है। त्वचा से तेल निकलता है और हानिकारक गैसें निकलती हैं, पसीना निकलता है, तो त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। पर प्रमुख उत्सर्जी अंग तो वृक्क, किडनी, गुर्दे ही होते हैं। सहायक उत्सर्जी अंग त्वचा है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त जलवाष्प और हानिकारक गैसों को बाहर छोड़ते हैं सांस के जरिए, तो ये भी सहायक उत्सर्जी अंग है। यकृत ज्यादा हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक में, यूरिया में बदलकर ब्लड को दे देता है, तो ये भी एक सहायक उत्सर्जी अंग है। तेल ग्रंथियों से हानिकारक ऑयल, तेल बाहर निकलता है, और इसके अतिरिक्त हानिकारक रासायनिक पदार्थ भी तेल ग्रंथियों से ही बाहर निकलते हैं। तो ये सारे सहायक उत्सर्जी अंग हैं, जबकि प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क ही होता है। बिंदु स्राव परिणाम है। बिंदु स्राव का मतलब जब पत्तियों में से बूंद बूंद करके पानी गिरना शुरू हो जाए, तो मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण? मूल दाब के कारण। जब जड़ों से दाब ज्यादा होना पानी का, पानी बहुत ज्यादा आ रहा पौधे में, तो वो पत्तियों से बूंद बूंद करके नीचे गिरने लग जाता है। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? बिंदु स्राव बिंदु स्राव होता है जल रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? जल रंध्र। थोड़ा ये जो है रंध्र से अलग होते हैं। रंध्र माने स्टोमेटा, रंध्र द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन, और जल रंध्र द्वारा होता है बिंदु स्राव या गटेशन। बिंदु स्राव को हम गटेशन भी कहते हैं। पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है। भाई, जलीय अपशिष्ट उत्पाद का मतलब यह है कि जो जो जल से बनने वाले बेकार की चीजें हैं उन्हें बाहर निकालना। रबड़ भी जो है जलीय अपशिष्ट है प्लांट का, और लौंग का तेल भी, गोंद भी, ये सारे के सारे, यानी इसका उत्तर डी है। ये सब क्या है? अपशिष्ट हैं, जलीय अपशिष्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? चमड़े के शोधन में होता है टेनिन का उपयोग। किसका? टेनिन का। ये याद रखना बिल्कुल। और ये लेक्चर बार बार आपको देखने हैं हाई स्पीड पर। किस पर देखने हैं? हाई स्पीड पर देखने हैं, ठीक है बेटे। अमोनिया, जोड़ा मिलाना है ना। अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया तो उत्सर्जी जलीय अकशेरुकी जीव जो हैं वे अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं सीधा। जलीय अकशेरुकी जीव, जल में रहने वाले अकशेरुकी जीव। आपको पता है ना, अकशेरुकी जीव उन्हें कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। यूरिया, यूरिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी होते हैं उभयचर। हम यूरिया ही तो निकालते हैं बॉडी से बाहर। और उभयचर का मतलब जो धरती पर भी रहते हो, पानी में भी, वे भी यूरिया निकालते हैं। और यूरिक अम्ल पक्षी और सरीसृप दोनों निकालते हैं। आपको बताया था यूरिक अम्ल पक्षी यानी जो उड़ते हैं वे भी बीट करते हैं, और सरीसृप जैसे छिपकली तो आपको घरों में दिख जाएगी, तो छिपकली भी एक तरह की बीट यानी क्या करते हैं, यूरिक एसिड की गोलियां सी निकलती हैं। जिसे कुछ लोग कहते हैं कि चिड़िया ने, कौवे ने, कोयल ने बीट कर दी हमारे ऊपर। तो कौन सा बना इसका उत्तर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये रहा, बी है इसका उत्तर। बी, बी को गोला करना है, बी को काला करना है आपको। नेक्स्ट, पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं। बिल्कुल सही, पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी यूरिया की गोलियां निकालते हैं पक्षी बाहर, या अर्ध ठोस के रूप में। ये बिल्कुल सही है। पक्षी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल सही। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ने ए की सही व्याख्या भी कर दी, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा ये ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर द्वारा ए की सत्य व्याख्या हो रही है। सत्य माने सही व्याख्या हो रही है। इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है,
ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट, अगला पार्ट आ गया। अब अगला पार्ट, ग्राही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्राही के संबंध में, स्वाद ग्राही यानी जो जीभ के ऊपर है आपकी स्वाद कलिकाएं, स्वाद ग्राही स्वाद को बताते हैं, बिल्कुल सही है, तो सीधी सी बात है, स्वाद ग्राही स्वाद को बताते हैं, जबकि घ्राण ग्राही, घ्राण कहते हैं गंध को, गंध को बताते हैं, ये बिल्कुल सही है। दोनों स्वाद और घ्राण ग्राही गंध बताते हैं, दोनों स्वाद और घ्राण ग्राही, ये कह रहे हैं स्वाद वाले भी गंध को ही बताएंगे और घ्राण ग्राही जो वही भी गंध को, बिल्कुल गलत है। श्रवण ग्राही गंध को बताते, सुनने वाले से तो, कान से तो हमें गंध पता चलेगी, जबकि घ्राण ग्राही स्वाद को बताते हैं और नाक से हमें स्वाद पता चलेगा, बिल्कुल गलत है। घ्राण ग्राही स्वाद बताते हैं यानी नाक से तो स्वाद पता चलेगा, जबकि स्वाद ग्राही गंध बताते हैं और जीभ से हमें गंध पता चलेगी, बिल्कुल गलत। सही तो सिर्फ ए है, तो आपको ए ऑप्शन वहां फिलअप करना है, ए भरना है यदि इस क्वेश्चन को देखते हो आप अपनी परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में, श्वसन, श्वसन तो पौधों में भी होगा, जंतुओं में भी। तंत्रिका तंत्र, ये सिर्फ जंतुओं में होता है, पौधों में नहीं होता। हार्मोन्स पौधों में भी होते हैं, जंतुओं में भी। वृद्धि पौधों में भी होती है, जंतुओं में भी। तो तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में होता है, पौधों में नहीं होता। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं सिनेप्स। तंत्रिका कोशिकाओं के जो जोड़ होता है, जोड़, उसे सिनेप्स कहते हैं, या युग्मानुबंधन, युग्मानुबंधन कह दो या सिनेप्स कह दो, और उस जोड़ सिनेप्सिस भी कहते हैं उसे, सिनेप्सिस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा, भाई विद्युत आवेग इधर को नहीं चलता, यहां से तो रिसीव करना है, जाना है इधर को। यदि ये इन तीर के निशान को इधर को लगा देते ना तो हम ऑप्शन ए कह देते सही। यहां तो रिसेप्टर्स हैं, ये तो रिसीव करे और जाएगा इस तरीके से संदेश। कहाँ है ऐसा, देखो, ये देखो सी, सी देखो सी, यहां से संदेश आया, इधर को गया, ये जोड़ इससे मिला हुआ, इधर को जाएगा संदेश, ठीक है। तंत्रिका, ये तो पता है आपको, तंत्रिका कोशिका का चित्र तो बनवा रखा है, ये तंत्रिका कोशिका ही है, तो कौन सा उत्तर सही है, सी, सी सही है इसका। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। 2011, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क मनुष्य का सबसे ज्यादा विकसित भाग होता है मस्तिष्क का। नेक्स्ट, अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हाँ जी। हृदय स्पंदन के लिए, हाँ जी। शारीरिक संतुलन के लिए, हाँ जी। तो ये सभी, डी ऑप्शन सही है हमारा, डी। नेक्स्ट, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ध्यान रखो अगला भाग, अग्र मस्तिष्क सोचने का काम करता है। जब भी आप कुछ सोचते हो तो अग्र मस्तिष्क ही काम करता है सोचने का। आप सोच रहे हो कि मुझे इस लेक्चर को अभी पूरा करना चाहिए या बाद में, तो अग्र मस्तिष्क ही सोच रहा है। आप लेक्चर अभी टाइम है तो पूरा करो, नहीं टाइम है तो ये जितने भी लेक्चर मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बना रहा हूँ इनकी अलग प्लेलिस्ट है एक, ठीक है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के नाम से, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को आपको बार बार देखना है हाई स्पीड पर परीक्षा में बैठने से पहले। मेड्यूला आब्लागेटा नियंत्रण करता है। मेड्यूला आब्लागेटा, मेड्यूला आब्लागेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे जब भूख लग रही है आपको, प्यास लग रही, तो मेड्यूला आब्लागेटा ही कंट्रोल करता है भूख प्यास को। नेक्स्ट, मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इसे याद रख लेना बिल्कुल, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कपाल तो पता है, खोपड़ी, 12 जोड़ी, ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, यानी वो रिफ्लेक्स एक्शन उसके खत्म हो गए, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। कहाँ चोट लगी कि उसके हाथ पैरों ने सबने काम करना बंद कर दिया। पक्की बात है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी होगी उसकी। तो सही उत्तर है मेरु रज्जु। क्या उत्तर है, मेरु
रज्जु। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण है। सामान्य सांस लेना, नहीं। पुस्तक पढ़ना, नहीं। प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी होती है कि मैंने आपके हाथ पे पिन चुभा दी और आपने हाथ पीछे हटा लिया, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। ये दोनों तो है नहीं। उसके बाद क्या है, स्कूटर चलाना। भाई स्कूटर चलाना भी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। यकायक, यकायक माने अचानक। नेत्र के सामने तेज रोशनी फेंकने पर नेत्र झपकना, एकदम तेज लाइट, फ्लैश लाइट जब पड़ती है कैमरे की आपकी आंख पर तुरंत बंद हो जाती है, तो यही प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। यही प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। आप छुई मुई के पौधे को टच करते हो, वो एकदम सिकुड़ जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया है। आपका पैर कांटे के ऊपर लग गया, आपने पैर ऊपर उठा लिया, प्रतिवर्ती क्रिया है। कुत्ता है, उसके नीचे को झुके और उसकी तरफ ऐसा एक्शन करा कि मैं पत्थर मारूंगा, वो एकदम भाग जाता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है। आपने जब छोटे थे तो सुना होगा, जंगल में जाएगा, हाँ जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएगा, हाँ लाऊंगा। डरने का तो नहीं, नहीं डरने का नहीं। हु एकदम करा आंख की तरफ, एकदम पलक झपक गई, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती चाप बनता है। संवेदांग, जहां जिस अंग ने, संवेदी अंग तो पता है आपको, ग्राही अंग, आंख नाक कान जीभ त्वचा, वहां से संवेदना ग्रहण करी, वो रीढ़ की हड्डी में गई और अपवाहक अंग में गई। रीढ़ की हड्डी ने सूचना भेजी उस अंग में जिस अंग को काम करना है उससे बचने के लिए। ठीक है, यह है प्रतिवर्ती चाप का सही रास्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखो, वातावरण में होने वाली किसी भी क्रिया का तुरंत या अचानक प्रतिक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। बिल्कुल सही। बाह्य वातावरण में जो भी उद्दीपन होता है उसका तुरंत एक्शन के प्रति रिएक्शन करना, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद, संवेदी तंत्रिका आवेगों को मेरु रज्जु से पेशियों तक लेकर आ जाती हैं। उल्टी बात लिख दी। संवेदी तंत्रिका तो संवेदी अंगों से लेकर जाती है सूचना मेरु रज्जु तक कि हमारे साथ ये समस्या है, क्या करें बताओ, उल्टा लिख दिया। चालक तंत्रिका आवेगों को ग्राही से मेरु रज्जु तक लेकर जाती है, यहाँ उल्टा लिख दिया। चालक तो होने चाहिए थे यहाँ संवेदी। हाँ, संवेदी तंत्रिकाओं का काम है प्रॉब्लम्स को मेरु रज्जु तक ले जाना संवेदी अंगों से, और चालक तंत्रिकाओं का काम है मेरु रज्जु ने या तंत्रिका, तंत्र का जो मुख्य पार्ट है, उसने जो आदेश दिया है उसे आदेश को मुख्य अंग, उस अंग तक लेकर जाना, या उस मसल्स या उस मांसपेशी तक जिसे उसके खिलाफ काम करना है। तो ये तो दोनों गलत हैं। जब किसी तंत्रिकीय मार्ग के द्वारा आवेग को ग्राही से मेरु रज्जु और अपवाहक पेशियों में स्थानांतरित किया जाता है तो यह पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है। ये रहा पहला और चौथा। सी ऑप्शन को आपको काला करना है, सी को काला करना है। नेक्स्ट, क्या है इसमें क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन है 2023-24। निम्नलिखित आकृति में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। ए तो यहाँ यही तो है। ये तो है आपकी पीनियल काय या पीनियल बॉडी, और यहाँ जो है ना, ये जो दिखा रखा है इन्होंने, ये है पीयूष ग्रंथि। तो ये तो पीनियल है, ये पीयूष ग्रंथि है, और यहाँ गले में है थायराइड ग्रंथि ये वाली, और यहाँ नीचे है थाइमस। देख लो एक बार दोबारा, पीनियल, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कुछ भी कह दो, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और थाइमस। ये थाइमस है। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। ये रहा पीनियल, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और थाइमस। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। कौन सा सही है? बी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हार्मोन क्या है? हार्मोन तो सारे प्रोटीन है, और क्या है? हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के बने होते हैं हार्मोन्स। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि, सबको पता है मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल भी पाई जाती है, पर वो यहाँ है नहीं।
पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, कुछ भी कह दो। पीयूष ग्रंथि का ही नाम पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसी का नाम ही मास्टर ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि रिक्त स्थान में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कह दो या पिट्यूटरी ग्रंथि कह दो। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को ही तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन बेटे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, और वृद्धि हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, इसलिए इसे जीएच बोलते हैं हम, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। जिस बच्चे में जीएच ज्यादा निकलता है ना, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, उसकी लंबाई उतनी बढ़ती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे तो बहुत लंबे हो जाते हैं आपकी क्लास में, कुछ छोटे ही रह जाते हैं। तो जिनकी लंबाई ज्यादा बढ़ती है तो समझ जाओ कि उनमें ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से या मास्टर ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो ज्यादा निकल रहा है। ठीक है। द ग्रेट खली को तो देखा होगा आपने। द ग्रेट खली इतने लंबे हैं इसलिए हैं क्योंकि उनका ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ज्यादा निकल रहा था, इसलिए। अब तो नहीं बढ़ रहा ना साइज, या अब भी बढ़ रहा उनका साइज? चलो देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है, इसे याद रख लेना। पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पिछले वाला हिस्सा है उससे वैसोप्रेसिन निकलता है। कौन सा? वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट, पिट्यूट्रिन हार्मोन को स्रावित करता है। पिट्यूट्रिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से ही स्रावित होता होगा, जब इसका नाम का हार्मोन पिट्यूट्रिन नाम है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता होगा, ये सीधी बात है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? बेटे ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है। ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लोह आवश्यक होता है, बिल्कुल गलत। थायरॉक्सिन आयोडीन, आयोडीन की कमी से होती है प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, आपको पता है जिसमें आयोडीन की कमी होगी ना उसकी ग्रोथ भी सही नहीं होने की, और यहाँ से गला जो है ना, यहाँ से, यही तो है थायराइड ग्रंथि, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगी। ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कुछ महिलाओं का गला यहाँ से नीचे की तरफ से फूल सी जाता है, एक बड़ा सा मोटा सा फोड़ा सा हो जाता है यहाँ, जिसे कहते हो आप घेंगा या ग्वाइटर। वो आयोडीन की कमी से होता है और थायराइड ग्रंथि की स्वेलिंग की वजह से होता है। तो यहाँ ये बात तो गलत है बिल्कुल, तो उत्तर तो फिर यही होना चाहिए। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन हार्मोन का ये काम है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखो आ नहीं गया, आयोडीन की जरूरत होती है, ये कह रहे लोहे की जरूरत है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही। ये बहुत बीमारी होती है आजकल, ज्यादातर महिलाओं में होती है, इसे तो थायराइड की बीमारी है। या तो उसमें थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा जरूरत से ज्यादा, या फिर जरूरत से कम बन रहा, तो इसे कहते हैं थायराइड की बीमारी होना। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म माने उपापचय। शरीर में बहुत सारी बनने और बिगड़ने की क्रियाएं जो होती रहती है ना, उन सारी क्रियाओं को कुल मिलाकर हम उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। बनने की क्रिया उपचय और बिगड़ने की या टूटने की क्रिया अपचय। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का जो उपापचय होता है तो वो हार्मोन थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड की बीमारी है तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय सही होने का नहीं, बीमारी, कमजोरी महसूस होगी, बहुत अजीब लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे ऐसे ऐसे। देखा होगा जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके हाथ ऐसे, यदि सीधे करवा दो ना ऐसे कांपते रहते हैं ऐसे, जिन्हें थायराइड की बीमारी होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों का काम करती है। और ये कई बार पढ़ा दिया मैंने। अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें से हार्मोन भी निकलता है और इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं। अग्नाशय रस में अभी एंजाइम पढ़े थे हमने, ठीक है।
जिनमें से एक प्रोटीन को पचा रहा था और एक वसा को पचा रहा था। और अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। यानी अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है, अर्थात हार्मोन भी बनाती है इंसुलिन, और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी एंजाइम भी बनाती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, इसलिए उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को, मिक्स्ड ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों हैं? भाई अग्नाशयी है जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है। बाह्य स्रावी है तो एंजाइम बना रही, और अंतःस्रावी है तो हार्मोन्स बना रही, दोनों बनाती है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, अभी तो बताया कई बार, लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में ही पाई जाती हैं। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, और नर लिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट। वो बच्चे जो जिम में जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें जो जिम के ट्रेनर हैं वे बताते हैं आपको प्रोटीन तो लेना चाहिए, आपको टेस्टोस्टेरोन भी लेना चाहिए जिससे आपकी मसल्स बिल्डअप हो जाएं। पर खतरनाक है, बचना चाहिए इन चीज़ों से। ये जो हार्मोन्स हैं ना, ये सारे स्टीरॉयड होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं कई तरह के। ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ये दोनों कैसे हार्मोन है? स्टीरॉयड हार्मोन है। अब आपके दिमाग में सवाल फिर आ गया होगा कि स्टीरॉयड हार्मोन का क्या मतलब है सर, स्टीरॉयड क्या होता है? इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप हार्मोन्स बाय KMD सहारनपुर सर्च कर लो, क्लास 12th का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा हार्मोन्स का, और उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं और क्यों खतरनाक होते हैं वे हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन पादपनी है, थायरोक्सिन पादपनी है, एस्ट्रोजन पादपनी है, साइटोकाइनिन, पादप माने प्लांट्स, पेड़ पौधों का हार्मोन, इसमें साइटोकाइनिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। ठीक है, कौन सा है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन पादप हार्मोन है, एस्ट्रोजन नहीं है पादप हार्मोन, जिब्रेलिन है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है, वो हार्मोन है ऑक्सिन। पढ़ा रखा है कि ऑक्सिन के द्वारा बीज रहित फल भी तैयार किए जाते हैं। आपने देखा जब हम छोटे थे ना, तो बीज वाले फल आते थे बहुत। बीज वाले फल माने जैसे अंगूर में बहुत ज़्यादा बीज आते थे, अब अंगूर ऐसे हैं उनमें बीज ही नहीं आ रहे हैं। पहले बहुत सारे फल ऐसे थे, अमरूद ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा बीज होते थे, अब तो अमरूद ऐसे आ रहे हैं जिनमें बीज ना के बराबर हैं। पहले संतरे में भी बहुत बीज होते थे, संतरे का एक आपने एक संतरे का पीस लिया और उसमें 10 बीज निकल रहे, अब तो संतरे ऐसे आ रहे एक आधा बीज निकल रहा मुश्किल से। इस क्रिया को हम कहते हैं निषेक फलन या पार्थेनोजेनेसिस, और ऑक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो कोशिका विभाजन में सहायक है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। यदि आप किसी प्लांट के ऊपर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दोगे ना, बहुत तेजी से लंबाई में बढ़ेगा वो, कोशिका विभाजन बहुत तेज हो जाएगा उसका। ठीक है, साइटोकाइनिन इतना जबरदस्त है। नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये जोड़े बनाने हैं, जोड़े। ठीक है, बोल्टिंग, बोल्टिंग जिब्रेलिन से होती है। उसके बाद प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीन से होता है, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना, घूम जाना। उसके बाद कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन हमने अभी पढ़ा था, कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन की तो बात कर रहे थे हम। और प्रसुप्तावस्था, एब्सिसिक अम्ल छिड़क दो, प्रसुप्तावस्था में चला जाएगा आपका बीज। ठीक है, तो कौन सा बना भैया? ये बना हमारा, कौन सा बना? एक, दो,
4 3, 1 2 4 3, ये रहा सी, 1 2 4 3, सी को गोला करना है। नेक्स्ट फिर वो कथन वाला आ गया। कथन कहाँ है कथन? ये रहा, ये कथन वाला क्वेश्चन है, देखो पर गया क्या? कथन वाला क्वेश्चन देखो। कथन, पादपों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है परंतु वे समन्वयन करते हैं। बिल्कुल सही। पादपों में तंत्रिका तंत्र तो होता ही नहीं, पर वे अपना व्यवस्था तो बनाते हैं, नियंत्रण तो करते हैं। पादप हार्मोन के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वयन करते हैं। बिल्कुल सही। ये भी सही है, ये भी सही है, और कारण ने कथन को स्पष्ट भी कर दिया, व्याख्या भी कर दी, तो हमारा उत्तर बनेगा ए। ए बनेगा हमारा, ए को गोला करना है हमें। फिर कथन वाला एक क्वेश्चन आ गया। कथन वाला आ गया। कथन वाला आ गया। प्रतिवर्ती क्रिया स्वचालित होती है, वह तीव्र गति से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। बिल्कुल सही। प्रतिवर्ती क्रिया उसे ही तो कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को, अपने आप ऑटोमेटिक होती है वो। ये क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। गलत है भाई। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, वो होती है तंत्रिका तंत्र द्वारा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु द्वारा। तो ये तो सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए नहीं बनता, बी नहीं बनता, सी बनता है। सी जब बनता है जब ये सही होता है, ये गलत होता है। तो हमारा उत्तर यहाँ सी बनेगा। सी को गोला करना है आपको, सी को गोला करना है। अगला आ गया पार्ट हमारा, अगला पार्ट जनन वाला। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, पर हाइड्रा इन्होंने दे नहीं रखा। उसके बाद मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, और मुकुलन माने कलियां बनना और अलग हो जाना, पढ़ाया था ना मुकुलन। तो मुकुलन द्वारा इन सब में से होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में भी होता है मुकुलन द्वारा। कली को उत्पादन भी कहते हैं उसे, मुकुलन को, या बडिंग भी कहते हैं। कली को बर्ड कहते हैं ना, बडिंग। हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन अभी तो पढ़ा, मुकुलन द्वारा होता है। देखो 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। नेक्स्ट, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, या पुनर्जनन का उदाहरण है। तो पुनर्जनन का उदाहरण एक तो हाइड्रा है। हाइड्रा को आप बिल्कुल पाउडर बना के फेंक दो, मरने का नहीं, फिर दोबारा हाइड्रा बन जाएगा। इसी तरह प्लेनेरिया है, तोड़ ताड़ के फेंक दो, फिर दोबारा बन जाएगा, वो जीवित हो जाएगा। इसे कहते हैं पुनर्जनन। ठीक है, यहाँ हम पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे। कभी आप पुनर्जन्म सोच रहे हो, पुनर्जनन हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए जो है ना, सबसे बढ़िया तना होता है, तना। तो सही उत्तर यह है तना। कायिक जनन तो पता है आपको, पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाना। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों से ही नए पौधे बन रहे। इसमें होता है अजूबा में, अजूबा कह दो, पत्थर चीटा कह दो, पत्थर चट कह दो, या वैज्ञानिक नाम है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम इसका सही उत्तर है। आपने सुना होगा, घर में पूछ लेना। ब्रायोफिल्लम तो जानते नहीं होंगे, पर अजूबा जानते होंगे। जो अजूबा नहीं जानते वे पत्थर चट जानते होंगे, या पत्थर चटा। अब ये पत्थर चट या पत्थर चटा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यदि इस पौधे की पत्तियों की चटनी खाई जाए बनाकर, तो यदि किसी को पथरी हो रही तो पथरी उसकी ठीक हो जाती है, यानी पथरी डिजॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है पथरी। इसलिए इसे कहते हैं पत्थर चट, यानी पथरी को जो चट कर जाए। पत्थर चटा या पत्थर चट या अजूबा या ब्रायोफिल्लम, ये सारे नाम हैं इसके। इसकी पत्तियों में से ही नए पौधे निकलते रहते हैं बरसात के दिनों में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो ब्रायोफिल्लम, अजूबा भी आ गया इसका नाम, अजूबा। इसे कुछ लोग अजूबा कहते हैं, कुछ कहते हैं पत्थर चट, और कुछ कहते हैं पत्थर चटा। नेक्स्ट, आपके गांव में क्या कहते हैं, शहर में देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना ब्रायोफिल्लम या अजूबा। यूट्यूब पर नहीं, गूगल पर, गूगल पर सर्च कर लेना, इसका डायग्राम आ जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में
परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, क्यों ज्यादा समानता होती है? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, कोई मतलब ही नहीं इनका आपस में। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, कोई मतलब नहीं। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा, ये तो इसी में ही आ गया। लो, पहला दूसरा ये सही है, ए। ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है? निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प है। देखो कितनी बार आया, 2024 में ये आ गया 3 सेट में। तो एक लिंगी होता है पपीता। पपीता क्या होता है? एक लिंगी। यानी पपीते का जो पौधा है, पेड़ है, उस पे जब फूल लगेंगे ना, तो फूल के ऊपर या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर, दोनों में से एक होगा। जिसके ऊपर स्त्री केसर होगा, जिसे आप जायांग कहते हो, तो स्त्री केसर जायांग या गाइनीशियम जिसके ऊपर होगा, पपीते के फल उसी पे ही लगेंगे और लगने के नहीं है। और जिसके पुष्प में पुंकेसर होगा, यानी पुमंग होगा, यानी एंड्रोसियम होगा, गाइनीशियम नहीं होने का, उस पे फूल फूल लगेंगे, फल नहीं लगने के। और गांव के लोग उसे कहते हैं कि ये वाला पपीता, जो अब हम पूछते हैं कि इसके ऊपर क्यों नहीं लगे फल, फूल तो इस पे लग रहे पर फल नहीं लग रहे, तो वे कहते हैं कि ये नरड़ा है, नरड़ा। अब मैंने पूछा नरड़े का मतलब क्या है? नरड़े का मतलब है नर, मेल। यानी वो सिर्फ फूल लगेंगे, फल नहीं लगने के हैं, फल लगेंगे मादा पे ही। यानी जिसके पुष्प में गाइनीशियम स्त्री केसर होगा, जायांग होगा। तो पपीता एक लिंगी है। यदि पपीते के आपने 10 प्लांट लगा दिए ना, तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 के ऊपर पपीते लगेंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन पे सिर्फ फूल लगेंगे, फल लगने के नहीं। आप सोचोगे वैरायटी खराब है, वैरायटी खराब नहीं है। गांव के लोगों का कहना वो नरडा है, नरडा, यानी वो मेल है। एक लिंगी होता है ना पपीता। एक लिंगी फूलों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को प्राप्त करते हैं, गलत। एक लिंगी है तो या तो उसमें पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा, एक होगा, ये कह रहे दोनों होंगे। फिर क्यों कहा एक लिंगी? फिर तो द्विलिंगी होगा। ये या तो पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर। ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। पर परागण तो इन्हें करना ही पड़ेगा। स्व परागण तो जब करते जब पुंकेसर भी अपना होता, स्त्री केसर भी अपना होता। पर परागण इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पूरे पौधे पर जितने फूल लगेंगे उनमें या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर। एक लिंगी फूल जो केवल पुंकेसर प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते, बिल्कुल सही। जिनमें पुंकेसर है वे तो फल बना ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कौन से सही है? दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। देखो ये लिखा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। बी ऑप्शन को आपको क्या करना है? गोले को ब्लैक करना है, बी को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जायंग तो स्त्री जननांग है, पुंकेसर है, पुंकेसर कह दो या पुमंग कह दो या एंड्रोसियम कह दो, ये मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट होता है जायांग या स्त्री केसर या गाइनीशियम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पराग कोश में होते हैं, देखो कितनी बार आया। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? भाई पराग कोश के अंदर तो पराग कण बनते हैं। क्या होते हैं पराग कोश के अंदर? पराग कण। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग बाह्य दलपुंज, कैलिक्स नहीं, दलपुंज, कोरोला नहीं, जायांग या स्त्री केसर या गाइनीशियम, तना तो नहीं है जनन अंग। जनन अंग जायांग और पुमंग होते हैं, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर, यानी एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को रिक्त स्थान कहते हैं। भाई स्त्री केसर ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये स्त्री केसर है। और इसका जो बीच वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? ये तो वर्तिकाग्र है। ये बीच वाला भाग है वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग है अंडा से, तो वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। ये लिखा हुआ है वर्तिका, ठीक है।
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल कह दो या वर्तिका कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। सबको पता है परागण, पराग कण जब पराग कोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को ही तो परागण कहते हैं। छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ लिया था ये तो। परागण, परागण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉल्यूशन मत बोल देना। कीट परागण होता है, कीट परागण, कीट परागण होता है साल्विया में, यह आपको याद रखना पड़ेगा। कीट परागण किसमें होता है? साल्विया में। नेक्स्ट, निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतया किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? किसके द्वारा प्रवेश करती है? बीजांड द्वार द्वारा, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। जब लिखा ही हुआ है बीजांड द्वार, यहां से द्वार माने रास्ता है पराग नली के जाने का। पराग कण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है, दो नर युग्मक बनाता है, दो नर युग्मक। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है, पुष्पीय पादपों में जो निषेचन होता है वो भ्रूण कोश में होता है। किसमें होता है? भ्रूण कोश में। निषेचन की क्रिया पूरी समझा रखी है आपको डिटेल में कि भ्रूण कोश में निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है। द्विनिषेचन पाया जाता है या द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। किसका है विशेष लक्षण? ये ध्यान रखना पड़ेगा, आवर्त बीजी पौधों का। आवर्त बीजी उन्हें कहते हैं जिनके बीज के ऊपर आवरण हो, आवर्त बीजी पौधे उन्हें कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म इंग्लिश में कहते हैं, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी को। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। हाँ बिल्कुल होती है 2x। x इसके मिल गए, x इसके। ठीक है, इस युग्मक और इस युग्मक के मिलने से जो युग्मकोद्भिद बना, जाइगोट बना, उसमें तो दुगनी हो जाएगी 2x। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन के बाद क्या बनता है? भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट, अब देखो इसमें चित्र में, इस चित्र में कहा निम्नलिखित चित्र में ए बी सी का नाम बताना। ए क्या है? ऊपर की तरफ को जो निकलता है उसे कहते हैं प्रांकुर, और ये हरे हरे मोटे मोटे पत्ते क्या हैं? ये हैं कोटिलीडन्स या बीज पत्र। प्रांकुर, बीज पत्र, और नीचे की तरफ जो सबसे पहले निकलता है उसे कहते हैं मूलांकुर। प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, देख लो कहाँ लिखा हुआ, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। ऑप्शन सी सही है हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडा से, अंडा से तो बदलता है फल में, और ये जो बीजांड है ये बदलता है बीज में। निषेचन की क्रिया के बाद, शुरू से बताऊं, पुंकेसर तो झड़कर गिर जाते हैं और वर्तिका भी झड़कर गिर जाती है। अंडाशय से बन जाता है फल और बीजांड से बनता है बीज। ठीक है, निषेचन की क्रिया के बाद होने वाले परिवर्तन सारे सिखा रखे हैं कि पुष्प का कौन कौन सा भाग किस किस भाग में बदल जाएगा, क्या होगा उसका। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में या टेस्टिस में। ठीक है, वृषण या टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, हाँ जी है, मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है भाई। शुक्रवाहिका तो नर जनन तंत्र का भाग है जिससे शुक्राणु होकर जाते हैं। ठीक है, स्पर्म ट्यूब कहते हैं इसे। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है, सबको पता है भ्रूण एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो तो गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय, यूट्रस, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मानव में भ्रूण का पोषण, भ्रूण को किस चीज से, जैसे बच्चा जब माँ के पेट में, उसे खाना कहाँ से मिलेगा? वो नली से मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय वो प्लेसेंटा अटैच रहता है नाभि से, और फिर जो डॉक्टर हैं, नाभि से वो जो पाइप निकला रहता है जिससे खाना मिला था उसे जब वो माँ के पेट में था बच्चा,
तो उसे फिर पाइप को काटते हैं ना डॉक्टर, ठीक है, उस पाइप को डॉक्टर क्या करते हैं, काटते हैं। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में ही तो लगता है कॉपर टी, ठीक है, गर्भाशय या यूट्रस में लगता है कॉपर टी। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बेटे, देखो बार बार आ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? लूप भी कहाँ स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में। अब आ गया कथन वाला क्वेश्चन। आपको पता है कथन वाले क्वेश्चन आजकल पैटर्न में हैं, आ सकते हैं परीक्षा में। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन कहलाता है, बिल्कुल सही। क्या कहलाता है? क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिकी व आकारिकी रूप से जनक के समरूप होती है, बिल्कुल सही। तो इसने इसका सही कारण भी बता दिया। तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, ए को। जब ये भी सही हो, ये भी सही हो और कारण इस कथन को स्पष्ट कर दे तो ऑप्शन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखो अब है मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल क्यों प्रसिद्ध है भाई? आनुवांशिकता के क्षेत्र में ही तो प्रसिद्ध है मेंडल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। मटर के उत्पादन के लिए थोड़ा ही किया था, चावल के उत्पादन के लिए थोड़ा ही किया था, गेहूं के उत्पादन के लिए थोड़ा ही किया था। वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के ऊपर, पाइसम सेटाइवम के ऊपर। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी? प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गिरजाघर से प्राप्त करी थी, गिरजाघर में, ठीक है। कहाँ से प्राप्त करी थी? गिरजाघर से। और वे गिरजाघर में ही फिर पादरी बन गए थे, बड़े हो गए। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया, अथवा मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो मेंडल ने प्रयोग अपना किया था मटर के पौधे पर, मीठी मटर, पाइसम सेटाइवम। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? गोल झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार बीज, हाँ जी किया है। लंबे बौने पौधे, हाँ जी किया है। सफेद बैंगनी फूल, हाँ जी किया है। ये सभी, हाँ बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इसका सही है, डी, डी सही है इसका ऑप्शन। कौन सा सही है? डी। सबका अध्ययन किया, ये जितने भी दे रखे, करा तो औरों का भी, पर इन्होंने जो 3 ऑप्शन दे रखे इन तीनों का तो करा ही उन्होंने अध्ययन। उद्यान मटर में अप्रभावित लक्षण है। लंबे तने तो प्रभावी हैं। झुर्रीदार बीज, ये है अप्रभावी लक्षण। रंगीन बीज नहीं, गोल बीज नहीं, अप्रभावी लक्षण तो झुर्रीदार बीज ही है। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं, विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। ध्यान रखना, विपरीत लक्षणों के जोड़े को हम कहते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। विपरीत लक्षण जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे विपरीत लक्षण है। गोल बीज, झुर्रीदार बीज विपरीत लक्षण है। तो विपरीत लक्षणों का जो एक जोड़ा होता है उसे कहते हैं एलिलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? लो ये है शुद्ध गोल बीज, ये तो है शुद्ध बौने, ये है संकर लंबे, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये संकर लंबे कह सकते हो आप, संकर लंबे। तो शुद्ध बौने और शुद्ध गोल में हैं। यदि ऐसा दिखा देते ना में ऐसा, तो ये है संकर गोल, और ऐसा दिखा देते तो ये है झुर्रीदार। सारी चीजें सिखा रखी हैं आपको, सारी चीजें। नेक्स्ट, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे ये हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये है शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी कैपिटल टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक लंबे यानी टीटी और छोटे यानी स्मॉल टी मटर के पादपों के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संतति में सभी लंबे यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्योंकि सारे लंबे इसलिए मिले क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, यही सही है। लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण।
तो प्रभावी लक्षण ही तो हमें दिखाई देता है F1 पीढ़ी में। नेक्स्ट, मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बोने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप होंगे। द्वितीय पीढ़ी में आपको लंबे और बोने दोनों मिलेंगे। प्रथम पीढ़ी में तो आपको मिल गए सारे लंबे, और द्वितीय पीढ़ी में मिलेंगे आपको इस अनुपात में 3:1 कह दो कि 3 तो लंबे 1 बोना, या 1:2:1 कह दो कि 1 तो शुद्ध लंबा होगा, 2 मिलावटी लंबे यानी संकर लंबे या मिश्रित लंबे होंगे, और 1 होगा शुद्ध बोना। ठीक है ना। नेक्स्ट, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक छोटे पौधे स्मॉल टी के साथ संकरित कराया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे से छोटे पौधे का अनुपात होगा। देखो मैंने अभी अनुपात बताया था 1:2:1, या फिर बताया था 3:1। ये तो सारे लंबे हैं, ये बोने हैं। ये तो शुद्ध लंबे हैं, ये शुद्ध बोने हैं, ये हैं संकर लंबे यानी मिलावटी लंबे। ये पूछ रहे शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने का अनुपात बताओ। तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने का अनुपात होता है 1:1, यही तो है। 1:1 ढूंढो, ये रहा 1:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, यदि जीनोटाइप का दिखाओ। तो यही तो बताया मैंने, 1:2:1 होता है। ठीक है, जीन के हिसाब से 1:2:1 होगा। और यदि बाहर बाहर देखो फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप, तो 3:1 होगा। ये जो 1:2:1 है ना, ये तो है शुद्ध लंबे, ये संकर लंबे हैं, और ये हैं शुद्ध बोने। अब यदि बाहर बाहर से देख रहे, यानी इनका जीनोटाइप जो है ना, ये दो पहला है जो इनका जीनोटाइप ये होगा, बीच वाले दो का ऐसा होगा, संकर लंबे है ना, और लास्ट वाले एक का ऐसा होगा। और यदि इनकी शकल जाओ तो शकल में ये तीनों लंबे हैं। तो जीन प्रारूप तो 1:2:1 के अनुपात में है, और लक्षण प्रारूप का अनुपात 3:1 है, क्योंकि ये भी लंबे दिखाई देंगे। ये भी जीन से ही तो पता चल रहा कि ये शुद्ध लंबे या संकर लंबे हैं। वैसे तो ऐसा लग रहा कि लंबे ही हैं सारे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। मटर के लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं, यदि दूसरी पीढ़ी में 50 सफेद पुष्प वाले पौधे हों प्राप्त हो। हाँ, दूसरी पीढ़ी में 50 तो हो गए सफेद, तो लाल पुष्प वाले कितने होंगे? लाल पुष्प वाले इसके 3 गुने होंगे, क्योंकि 3:1 का अनुपात है ना। लाल वाले होंगे 50 या 150। 150 ये है इसका उत्तर। कितने होंगे? 150, क्योंकि 3:1 के अनुपात में दिखाई देंगे ना। 3 तो लाल तो 1 ऐसा, तो 1 का 3 गुना 3 है, तो 50 का 3 गुना 150 होगा। कितना होगा? 150। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। क्वेश्चन है ABCD के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए कैपिटल T स्मॉल टी, ए तो ये है कैपिटल T स्मॉल टी, बी है कैपिटल T स्मॉल टी, सी है कैपिटल T स्मॉल टी, और डी भी कैपिटल T स्मॉल टी है। कैसे करा मैंने? यहाँ करना था तो इसे देखा और इसे देखा, यहाँ कर इसे वैसे, हर जगह कैपिटल T स्मॉल टी आएगा। देख लो कहाँ है, ये रहा कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। यही उत्तर है, बी। बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देख लो जरा कैसा है, अजीब सा लगेगा आपको बहुत। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वयं परागण, और पाया कि F2 को, अच्छा जी, F2 को स्वयं परागित किया और पाया कि A पौधों ने B एवं C पीढ़ी में बोने पौधे उत्पन्न करना जारी रखा। A की जगह आएगा बोने। बोने पौधों ने F3 एवं F4
पीढ़ी में बौने पौधे उत्पन्न करना जारी रखा। वे शुद्ध बौने थे ना, इसलिए। अतः उसने निष्कर्ष निकाला कि बौने पौधों का जीनोटाइप ये होगा, जीनोटाइप शुद्ध बौने होंगे वे, इसलिए ऐसा हो रहा था। ABCD के लिए निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बोने F3F4TT, बोने F3F4TT। देखो बोने F3F4 और TT का मतलब समयुग्मजी, यानी समझ रहे ना, होमोजाइगस। ये TT लिख दिया यहाँ, समयुग्मजी का मतलब TT जो है एक समयुग्मजी है। वैसे तो यहाँ TT लिखना चाहिए था इन्हें, क्योंकि समयुग्मजी तो कई सारे हो सकते हैं। कैपिटल T भी हो सकता है, वो भी समयुग्मजी होगा। चलो इन्होंने दिया तो ठीक है, ऑप्शन ए है। स्मॉल टी तो समयुग्मजी है। यदि कैपिटल T स्मॉल t में लिखूंगा तो वो विषमयुग्मजी है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस या विषमयुग्मजी संकर या मिलावटी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं फ्रेश लेक्चर्स में। युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है। यह सिद्धांत किसका है? कौन सा सिद्धांत है? यह है पृथक्करण का नियम, कि दोनों युग्मक अलग हो जाएंगे, पृथक पृथक चले जाएंगे अलग अलग जगह। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था किस सब ने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने करा था। तीनों नियम उसने ही दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है? लंबा तना और गोल बीज है, छोटा तना और गोल बीज है, लंबा तना और झुर्रीदार बीज ये रहा। ये तो छोटा तना और झुर्रीदार बीज है, सी है इसका सही आंसर, सी। नेक्स्ट, यदि एक गोल पीले RRYY शुद्ध गोल शुद्ध पीला है मटर के बीज के पौधे को हरे झुर्रीदार स्मॉल r स्मॉल y मटर के बीज के पौधे के साथ संकरित कराया जाए तो F1 पीढ़ी में संतति उत्पन्न होगी। F1 पीढ़ी में गोल मतलब गोल और पीला ही होगा, गोल और पीला। हालांकि वो मिलावटी गोल होगा, मिलावटी पीला होगा। गोल और पीला देखो कहाँ है, ये रहा गोल और पीला। संकर गोल और संकर पीला ही होगा, मतलब उसका जीनोटाइप ऐसा होगा, देखो संकर गोल और संकर पीला, लो ऐसा होगा उसका जीनोटाइप। F1 में तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट अगला, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? भाई गुलाबी रंग के थे, एक लाल दो गुलाबी, यानी प्रभाविता का नियम पूरा काम ही नहीं कर रहा, तो इसे हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता का के कारण। अपूर्ण प्रभाविता के कारण। प्रभाविता होती तो या तो लाल ही होते या तो सफेद ही होते। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन करना कि इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, देखो मेंडेलियन कारकों को अब जीन कहा जाता है, बिल्कुल सही। मेंडल ने जिन्हें कारक कहा था ना, अब उन्हें सारे लोग कहते हैं जीन। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने करा था, जॉनसन। लक्षण केवल समयुग्मजी स्थिति में सम्मिश्रित होते हैं, नहीं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। लक्षण केवल सम्मित स्थिति में समयुग्मजी में सम्मिश्रित होते हैं, ये तो जरूरी नहीं है। समयुग्मजी माने होमोजाइगस। मानव में सभी लक्षण प्रभाविता दर्शाते हैं, नहीं। कई जीन लिंगों से संलग्न होते हैं, बिल्कुल सही। उन्हें कहते हैं लिंग संलग्न जीन। तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा, पहला और चौथा ये रहा, सी सही है हमारा आंसर। कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहो, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। डीएनए पाया जाता है, पता है आपको डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने। लो आ गया वही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन ने। ठीक है,
जॉनसन एंड जॉनसन का नाम तो सुना होगा, बच्चों का पाउडर साबुन आता है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ये याद रख लेना बेटे, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 44 प्लस एक्स एक्स, ये तो है फीमेल में, और 44 प्लस एक्स वाई ये मेल में है, ये तो हैं ऑटोसोम्स, और ये हैं आपके लिंग गुणसूत्र। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है, शुक्राणु में तो 22 ही होंगी, ठीक है, शुक्राणु तो एक पार्ट है ना, युग्मक है ना, एक पुनर युग्मक है, उसमें तो 22 ही होंगी, 44 में से आधे जाएंगे शुक्राणु में, 22 तो गुणसूत्र, 22 तो गुणसूत्र शुक्राणु में होंगे, 22 होंगे अंडाणु में, जब भी तो वे जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन की क्रिया में आपस में मिलेंगे तो फिर हो जाएंगे वे 44, ठीक है। 22 ऑटोसोम्स तो 22 ही हैं, 22 के साथ या तो एक्स जाएगा या तो वाई, ठीक है, शुक्राणु में तो एक्स और वाई में से दोनों जा सकते हैं, अंडाणु में से तो एक्स ही जाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई 2। नेक्स्ट, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होते हैं, ये होते हैं महिला में एक्स एक्स। नेक्स्ट, फिर कहा इन्होंने जोड़े मिलाओ, फिर कहा जोड़े मिलाओ। टेस्ट संकरण ये होता है जब F1 का स्मॉल टी यानी F1 का शुद्ध अप्रभावी से कराओ, ठीक है, किससे कराओ, शुद्ध अप्रभावी से। और एक संकर संकरण में 3:1 का अनुपात था, ठीक है ना, कितने का था, 3:1 का। और बैक क्रॉस इसे ही कहते हैं जब F1 पीढ़ी का शुद्ध प्रभावी लक्षण वाले पौधों से क्रॉस कराओ। और द्विसंकर संकरण का ये अनुपात होता है 9:3:1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये मिल गया 2 4 3 1, ए है हमारा सही आंसर, कौन सा है, ए। नेक्स्ट, कथन, कथन कहाँ है, अच्छा ये क्वेश्चन ही है, कथन। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, तो फिजिक्स का पार्ट आ गया, फिजिक्स तो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको, ठीक है, फिजिक्स कराऊंगा अगले लेक्चर में। ये हो गया हमारा, पहले लेक्चर में तो हमने कंप्लीट कर दिया था क्या, केमिस्ट्री, और दूसरे लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया बायोलॉजी, तीसरा लेक्चर आएगा उसमें सारी भौतिक विज्ञान करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना, और मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को आपको बार बार देखना है हाई स्पीड पर, जितने भी लेक्चर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।